Now, proceeding towards next question that is question number 12. So question number 12 specifically talks despite progressive legislation, gender inequality persists in India. Analyze the role of women's movement in addressing gender-based discrimination. यहाँ पे जो है हमें वुमेन लेड जो भी मूवमेंट हुए हैं, राइट, जो भी वुमेन लेड जो मूवमेंट है प्रोमिनेंटली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से, उसको हमें सूटेबली जो है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर में एड्रेस करना है। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें थोड़ा सा मेंशन करना है कि क्या क्या प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लिए गए, एंड सब्सटेंशियली इन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के बाद क्या क्या जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी सोसाइटी में परसिस्ट कर रही है, वो हमें एड्रेस करने की जरूरत है। यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट को हमें इन 200 वर्ड एड्रेस करना है। सबसे पहले क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं, क्या क्या मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डायमेंशन पे या सोसाइटल डायमेंशंस पे लिए गए, एंड सब्सिक्वेंटली इन रिफॉर्म्स के बावजूद भी क्या क्या अभी भी जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, एंड सब्सिक्वेंटली क्या क्या मूवमेंट जो है वुमेन लेड मूवमेंट जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए बनाया गया, उस पर हमें जो है हाईलाइट करना है। नाउ ऐसे नो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन अलॉन्ग विद अदर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोविजंस दिए गए हैं। ड्यू प्रोविजंस जस्ट फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड रिजर्वेशन, जॉब के अपॉर्चुनिटीज के मैटर में जो है रिजर्वेशन स्पेसिफिकली टू द वुमेन दिए गए हैं। सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो एस्टैब्लिशमेंट 273 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करने के लिए 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई। ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पे जो है रिफॉर्म्स लिए गए। सब्सिक्वेंटली वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे लॉज लेके आए गए, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आया गया, राइट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आया गया। सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप के लिए जो है ओनरशिप के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए, राइट। तो जो कॉर्पोरेशनरी राइट है उसमें भी वुमेन को एज एन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव माना जाए। तो ऐसे सारे लेजिस्लेटिव अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म विद ग्रेजुअल पैसेज ऑफ अ टाइम इंडिया में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस लिए गए हैं, राइट। तो इन चीज़ों को जो हम अपने ब्रॉडली इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी मीनवाइल अभी भी जेंडर डिस्पैरिटीज जो है इंडिया में परसिस्ट कर रही हैं। इन द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेसी का अगर हम रेट देख लें, लिटरेसी में भी प्रोमिनेंटली जो वुमेन लैगार्ड कर रही हैं। एंड सब्सटेंशियली जो वुमेन इंडिया में प्रोमिनेंटली एक पॉजिटिव डायमेंशन है कि स्टेम के फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में इंडिया में जो है ग्रेजुएट जो है परसेंटेज ग्रेजुएट जो सिग्निफिकेंटली ग्लोबल लेवल से भी हायर है। यानी कि अराउंड 45% ऑफ दो जो वर्कफोर्स वुमेन है इंडिया जो है स्टेम ग्रेजुएट्स है। लेकिन सिग्निफिकेंटली स्टेम ग्रेजुएट्स होने के बाद भी इनका जॉब में पार्टिसिपेशन या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी नहीं है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए हमें जो है पिन पॉइंट कर रहा है। सिग्निफिकेंटली ऑफ अ रीसेंट जेंडर गैप रिपोर्ट जो प्रेजेंट की गई, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है सिग्निफिकेंटली लो है। इट रैंक्स अराउंड 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। इंडिया जो है जेंडर गैप रिपोर्ट एज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है 127 रैंक होल्ड करती है जेंडर गैप के पर्सपेक्टिव से, जो कि इंडिया में वुमेन के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अलोंग विद पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से वुमेन का एक एबिस्मल स्टेट जो है रिप्रेजेंट करता है। सिग्निफिकेंटली जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन फोर्स इन इंडिया जो है एज एन केयर इकोनॉमी है, यानी कि इनफॉर्मल वर्क में इन्वॉल्व, घरों में खाना बना रहे जिनका कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी पर्सपेक्टिव से जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो बोलता है कि अराउंड 37% ऑफ द वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, 37% ऑफ द पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज, जो कि एक जेंडर डिस्पैरिटी को हाईलाइट करता है। सिग्निफिकेंटली irrespective of the laws like domestic violence act, ऐसे जैसे लॉज लेके आ गए, क्रिमिनल लॉज रिलेटेड टू रेप्स लेके आया गया या अगेंस्ट वुमेन लेके आए, लेकिन अभी भी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑफ द एज ग्रुप 18 टू 49 है वो 30% के अराउंड जो है, एज कोटेड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो बोलता है कि अभी भी 30% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगेंस्ट वुमेन जो है इंडिया में परसिस्ट करते हैं, और इनमें जो है कन्विक्शन रेट क्वाइट लो है। दस
दीज आर द ब्रॉडर पैरामीटर जो अभी भी इंडिया में परसिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जैसे 1/3 ऑफ द सीट जो है वुमेन के लिए रिप्रेजेंट है, लेकिन वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो है प्रॉपरली एम्पावर नहीं करता है। प्रॉक्सी कैंडिडेट की तरह ये वुमेन सर्व करती हैं, राइट, वो भी जेंडर इनइक्वालिटी का एक पर्सपेक्टिव है। वहीं पे अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फॉर दैट मैटर पार्लियामेंट की बात करें तो जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिला है। जुडिशरी की अगर हम बात करें, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की ही बात करें अगर इंडिया में, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हमारी जो है फीमेल चीफ जस्टिस नहीं हुई है, जो कि एक ब्रॉडर जेंडर इनइक्वालिटी को प्रोमिनेंटली जो है रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो हम अपने इस मॉडल आंसर में प्रोमिनेंटली जेंडर इनइक्विटी के इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो है ये मेंशन कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का इस आंसर है कि जो वुमेन्स के मूवमेंट थे जो अभी रिसेंट इंडिया में जो है पिछले कुछ टाइम पीरियड में लिए गए थे, वो कौन कौन से मूवमेंट हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रेफरेंस जो है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, जुडिशियल एंड लीगल या पॉलिसी मेजर के पर्सपेक्टिव से शाह बानो केस का जो है रेफरेंस दे सकते हैं। और फिर रिसेंट जो है ट्रिपल तलाक के इशू पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो ये वुमेन लेड डेवलपमेंट प्रोमिनेंटली बाय शाह बानो केस जो है मुस्लिम वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन जो है जो ट्रिपल तलाक के इशू से रैम्पेंटली सफर कर रही थी, एक जेंडर बायसनेस का इशू इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिजेस देखा जा रहा था, जहां पे यूनिलिटरली एक मेल एक फीमेल को डिवोर्स दे देता है। तो ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है क्वाइट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से एज लेड बाय द वुमेन मूवमेंट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट रहा है। वहीं दिल्ली में हमने देखा 2012 में जो है निर्भया केस जो ब्रूटल रेप हुआ था, उसके बाद इसी निर्भया मूवमेंट के बाद जो है इंडियन लॉस में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स किए गए। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट किया गया, क्रिमिनल लॉस को सब्सिक्वेंटली अमेंड किया गया, जो भी रेप से रिलेटेड प्रोविजंस उनको मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया, राइट। तो ऐसे मूवमेंट रिलेटेड टू निर्भया मूवमेंट जो कि प्रोमिनेंटली वुमेन लेड मूवमेंट है, ये जो है आपको देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंटली अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, अवेयरनेस कैंपेन लाइक ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे मी टू मूवमेंट चला था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। सिग्निफिकेंट लीगल जजमेंट्स लाइक विशाखा जजमेंट हमको देखने को मिलता है, जो कि आपको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस जैसा लॉ लीगल फॉर्म जो है विशाखा जजमेंट के थ्रू ही आया था। सिग्निफिकेंटली और ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन्स लाइक पिंजड़ा तोड़ और मीटू ने, एंड सिग्निफिकेंटली सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ने जो है प्रोमिनेंटली वुमेन को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए ऐसे वुमेन लेड मूवमेंट जो है ऑफ रीसेंट इंडिया में प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूट किए हैं, राइट, एग्जीक्यूट किए हैं। एंड एज मेंशन की वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए जजमेंट्स लाइक विशाखा जजमेंट्स have been executed by the Supreme Court of India, right? Supreme Court of India, or for that matter, greater judicial reforms. And significantly पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ऑफ रिसेंट जो है विमेन रिजर्वेशन बिल जो है पास किया गया है। सिग्निफिकेंटली बाय 2026-23 जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन जो हम स्पेसिफिकली बोलते हैं पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रोमिनेंटली थ्रू लार्जर वुमेन पार्टिसिपेशन ही इंश्योर हो सका है, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जो है ग्रेजुअल हो सके। दस इस क्वेश्चन के आंसर को सूटेबली हम ये 3 डायमेंशन पे, सबसे पहले कौन से लॉज अब तक लिए गए हैं, क्या मेथड या क्या अप्रोच जो है ग्रेजुअली पॉलिसी लेवल पे रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन लिया गया है, सिग्निफिकेंटली क्या जेंडर गैप का पर्सपेक्टिव अभी भी परसिस्ट करता है, एंड सिग्निफिकेंट क्या क्या वुमेन मूवमेंट जो अभी तक अकेयर हुए हैं, इनको जो है अपने इस मॉडल आंसर में सिग्निफिकेंटली मेंशन कर सकते हैं। एंड इन द एंड पार्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि जो वुमेन का इशू है वो वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से मूव करके राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव हो चुका है, ऑल एज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस लार्जर वुमेन लेड मास मूवमेंट्स। वेलफेयर बेस्ड अप्रोच यानी कि किसी वुमेन के लिए जनरली उनके वेलफेयर के लिए काम करना, लेकिन सब्सिक्वेंट सिर्फ ये बेनेवलेंस अप्रोच ना रहे, रेदर एक वुमेन का एंटाइटलमेंट है, उसका एक राइट है कि ये सारी चीजें इंश्योर की जाए। इसीलिए वेलफेयर बेस्ड मूवमेंट से सिग्निफिकेंटली हम राइट बेस्ड मूवमेंट की तरफ ग्रेजुअली जो है वुमेन लेड मास मूवमेंट हैव इंश्योर्ड कि वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी डिग्निटी जो है प्रॉपरली इंडियन सोसाइटी में इंश्योर्ड रहे। इस कंक्लूजन पार्ट में हम इसको जो है यहाँ पे मेंशन करके
अपने इस क्वेश्चन के आंसर को क्लोज कर सकते हैं. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. द क्वेश्चन नंबर 13 टॉक्स एग्जामिन हाउ द कल्चरल मिलियू अंडर द कुशान्स एंड सातवाहनास fostered religious syncretism and influenced Indian art and architecture. दो प्रेमाइस पे क्वेश्चन है, एक तो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पे और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे. जो कुशान्स थे और जो सातवाहनास थे उनका ब्रॉडर क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे जो है धार्मिक सद्भावना या धार्मिक धर्मनिरपेक्षता जो है आपको जो है फॉस्टर किया इन रूलर्स ने, जो कि कुशान और सातवाहना डायनेस्टी से प्रोमिनेंटली बिलोंग करते थे. क्वाइट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, राइट. इंडियन आर्ट एंड कल्चर अलॉन्ग विद द हिस्ट्री का फ्यूजन है. तो एज यू नो कि कुशाना डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर लाइक कनिष्क हैं, राइट. कनिष्क तो अराउंड 1st सेंचुरी एडी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक जो है आपकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में प्रोमिनेंटली कुशाना डायनेस्टी, या सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर हम चाहेंगे तो सातवाहना डायनेस्टी मोर प्रोमिनेंटली जो अमरावती का रीजन है, मॉडर्न डे महाराष्ट्र और आंध्र का जो रीजन है, प्रोमिनेंटली अंडर द डोमेन ऑफ सातवाहनास था. और वहीं पे कुशान जो थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया अलॉन्ग विद द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंडिंग अप टिल अफगानिस्तान जो है, ये कुशान जो है रूल कर रहे थे, राइट. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इनके टाइमलाइन के बारे में अलॉन्ग विद जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं कि किन किन जोग्राफिकल एरियाज में जो है ये रूलर जो है ये डायनेस्टी प्रोमिनेंटली रूल कर रही थी. एंड इनका जो ब्रॉडर डोमेन है, जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको जो हम डीपली अपने बॉडी ऑफ द आंसर में डिकोड करेंगे. नाउ ऐसे नो कि कुशान डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे किंग कनिष्क. किंग कनिष्क जो है एज वी नो कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में कुंडलग्राम में, उसको जो है किंग कनिष्क ने जो है पैटर्नाइज किया था. एंड प्रोमिनेंटली जो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, वो प्रोमिनेंटली जो है किंग कनिष्क के ही टाइम पीरियड से शुरू हुआ था. इसको ग्रेटर व्हील बोलते हैं, राइट. तो बुद्धिज्म का डीपर अडॉप्शन इन कुशाना डायनेस्टी हम देखने को मिलता है. एंड सब्सटैंशियली बियॉन्ड बुद्धिज्म जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कुशान जो थे फॉरेनर्स थे, फॉरेन से इंडिया में आए थे, तो इनके टेरिटरीज में, इनके किंगडम में प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदू गॉड्स अलॉन्ग विथ ग्रीक गॉड्स के इमेजेस, स्टैचूज भी प्रोमिनेंटली मिलते हैं, जो कि इनके रिलीजियस बिलीफ को एट अ ब्रॉडर स्केल जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट. तो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोमिनेंटली अगर कुशान डायनेस्टी के बारे में बोले, तो किंग कनिष्क जो है प्रोमिनेंटली इन्होंने जो है बुद्धिज्म को जो है पैटर्नाइज किया था, एंड सब्सटैंशली महायाना सेक्ट को जो है, महायाना सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म को पैटर्नाइज कर, लेकिन दे ऑल्सो प्रमोटेड ग्रीक, पर्शियन एज वेल एज इंडियन डाइटीज एज रिफ्लेक्टेड इन देयर यूज ऑफ कॉइन्स एज वेल एज स्टैच्यूज एंड इमेजेस, जो भी हमें देखने को मिलते हैं. एंड सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को किंग कनिष्क जो है प्रोमिनेंटली जो है पैटर्नाइज किया था. वहीं पे रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का पर्सपेक्टिव अगर सतवाहनास के बारे में देखें, जो डेक्कन एरिया में रूल कर रहे थे, डेक्कन एरिया मॉडर्न डे अमरावती या आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ महाराष्ट्र का जो रीजन है, वहाँ पे रूल कर रहे थे. तो सतवाहनास वेर प्रोमिनेंटली नोन फॉर डोनेटिंग देयर लैंड्स टू ब्राह्मण्स. अपने लैंड्स को जो ब्राह्मण्स को डोनेट करने के लिए प्रोमिनेंटली जाने जाते थे. दैट मीन्स हिंदुइज्म ऐसे रिलीजन को इन्होंने जो पैटर्नाइज किया था. लेकिन स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो स्तूपास के कंस्ट्रक्शन में भी प्रोमिनेंटली हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो स्तूपास का कंस्ट्रक्शन जो है सतवाहनास के टाइम पीरियड में मिलता है. दैट मीन्स Hinduism along with the Buddhism both were coexistence during the time period of Satavahanas. तो ये फैक्ट एंड फिगर्स हम डाल सकते हैं कि सातवाहनास दे वर नोन फॉर देयर रिलीजियस टॉलरेंस, जहाँ पे बुद्धिज्म अलॉन्ग विद ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणिक हिंदुइज्म दोनों को जो है प्रैक्टिस करने को मिला था. एंड द क्वींस जो है दे डोनेटेड देयर लैंड फॉर बुद्धिस्ट स्टूपास एज वेल एज टू द ब्राह्मण्स. और इम्पॉर्टेंट वैदिक रिचुअल्स लाइक अश्वमेध को जो है सातवाहना डायनेस्टी ने प्रोमिनेंटली डेक्कन पार्ट ऑफ द रीजन में जो एक्सरसाइज किया था. दैट शोर्स, ये डेवलपमेंट शो करती हैं कि रिलीजियस सिंक्रेटिज्म या धार्मिक सद्भावना की जो फीलिंग है, इन दोनों ही एम्पायर ने, इन दोनों ही डायनेस्टी से अदर जोग्राफिकल पार्ट ऑफ द इंडिया में प्रोमिनेंटली एक्सरसाइज किया था. नाउ इनके जो ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स है,
रिलीजियस सेंटिमेंट जो कुषाण और सातवाहनास थे, इनके ये रिलीजियस सेंटिमेंट ब्रॉडली आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड ऐसा फिलोसफिकल थिंग जो है इनके आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल कुषाण के बारे में देखेंगे तो जब हम प्रोमिनेंट आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट अलॉन्ग विद गंधारा स्कूल ऑफ द आर्ट प्रोमिनेंटली इसी कुषाण टाइम पीरियड में डेवलप हुई. मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट प्रोमिनेंटली इंडिजिनस थी एंड अब जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो प्रोमिनेंटली इस पे जो है हेलेनिस्टिक ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के फीचर्स के साथ साथ ग्रीक फीचर्स का भी फ्यूजन प्राइमरली जो है गंधारा स्कूल ऑफ द आर्ट में प्राइमरली दिखता है, राइट. तो जो आर्ट ना आर्टिकल का पर्सपेक्टिव है, इसमें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं इंडिजिनस along with फ्यूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट दैट इज ग्रेको रोमन जो रियलिज्म है, जो स्टैच्यू है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही मस्कुलर कर्ली हेयर्स रिफ्लेक्ट होते हैं. और वहीं अगर मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट जो कि इंडिजिनस इन नेचर है, जो कि प्रॉमली इंडिजिनस इन नेचर है, वो एक स्पिरिचुअल एसेंस को लार्जली डिफाइन करती है इन द सेंस ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ विष्णु, शिव और लॉर्ड बुद्धा, राइट. तो प्रोमिनेंटली आर्किटेक्चर की बात करें तो गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो पैटर्नाइज कुषाण ने किया था. सब्सिक्वेंटली सातवाहनास की बात करें तो इन्होंने प्रॉमरली रॉक कट आर्किटेक्चर को एट ए लार्जर स्केल जो है डेवलप किया था, राइट. रॉक कट आर्किटेक्चर को जिसमें आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एट इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक अमरावती, नागार्जुन कुंड या अजंता केव्स में प्रॉमरली जो है सातवाहनास ने जो है इनको पैटर्नाइज किया था. तो रॉक कट आर्किटेक्चर के डीपली जाने जाते हैं. सब्सिक्वेंटली इन्होंने स्तूपास का कंस्ट्रक्शन भी बुद्धिस्ट के लिए वो किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है सांची एमरॉन अलॉन्ग विद अमरावती जो है, जो कि डीपर आर्किटेक्चरल आर्टिस्टिक सेंस देते हैं रिलीजियस आइडियाज का इन्फ्यूजन, यानी कि जो भी टेम्पल या जैसा भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं उनके अपने रिलीजियस बिलीफ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है. दस कुषाण और सातवाहनास ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था एक रिलीजियस सिंक्रेटिज्म को प्रमोट करने में, एंड साइमल्टेनियसली इनकी जो रिलीजियस बिलीफ ऑन द लाइन ऑफ सेक्युलरिज्म था, ये इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफी ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंडिंग अप till Kandahar, that is modern day Afghanistan, and southern part Deccan region में सातवाहनास के आर्किटेक्चर prominently देखने को मिलते हैं. And this is how we can write this question का answer in 200 word with the suitable value addition inputs as provided. Now we'll proceed towards next question that is question number 14. The question number 14, as usual, it is the 12 marker question for 200 word answer limit. Now the question talks about examine the role of constitutional reforms from 1858 to 1947 in shaping modern India's democratic structure. इंडिया का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको शेप करने में जो ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स राइट फ्रॉम 1858 टू 1947 जो भी रिफॉर्म्स लिए गए थे उनको जो है हमें ब्रॉडली इम्पैक्ट करना है. नाउ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी एज द वर्ड सजेस्ट रूल ऑफ द पीपल कैसे? थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव. हमारी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट. वी इलेक्ट आवर नॉमिनीज एंड बेस्ड ऑन आवर इलेक्शन ऑफ द नॉमिनीज दोज रिप्रेजेंटेटिव, दोज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ अस. तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो कैसे सब्सिक्वेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के फॉर्म में आया, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है. नाउ एज यू नो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रोमिनेंटली इंडिया में जो है ऐसे ट्रेडिंग कंपनी आई थी, राइट, इन 1600 एडी के अराउंड जो है, एंड सब्सिक्वेंटली टिल 1757 दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो है प्रोमिनेंटली एक ट्रेडिंग कंपनी ही रही. लेकिन विथ 1757 के बाद 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो प्रोमिनेंटली जो है इस बैटल ने प्रोमिनेंटली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल फ्रॉम ए कमर्शियल एंटिटी टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी ब्रॉडली जो है इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया, राइट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोमिनेंटली इंडिया में ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स को भी विद टाइम जो है एक्सरसाइज करने लग गई. नाउ विथ 1857 के रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल है अंडर क्वेश्चन मार्क है, एंड सब्सिक्वेंट दैट लेड टू ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू the transfer of crown to the
ब्रिटिश क्राउन के पास जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर की चलेगी, एंड देन इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स एंड लॉस एज सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे, जो कि ब्रॉडर इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट द मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है ग्रेजुअली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उनकी एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सीरीज ऑफ चार्टर्स आए एंड सब्सिक्वेंट एक्ट आए जो कि ब्रॉडली उनके रोल को डिफाइन करने के लिए था, एंड सब्सिक्वेंट जो भी टेरिटरी पे वही ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही है उसके सब्सिक्वेंट में था। एंड पोस्ट 1850 में 8 जब क्वीन का रूल आया तो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट एंड एक्ट है जो कि एक प्रिकर्सर, एक बैकग्राउंड सर्व करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट कि जो द पीरियड बिटवीन 1858 टू 1947 विटनेस सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स एज इट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, जिनका कोर पर्पस इनिशियली था अपनी पावर को कंसोलिडेट करना इन द इंडियन लैंड मास। हाउएवर विद टाइम modern democratic structures like representative government and federalism along with civil liberties जो है prominently Indian constitution of the time, with these development जो है ब्रॉडर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइज पे जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो। तो इंट्रोडक्शन में हम ये मेंशन कर सकते हैं, राइट। नाउ अब एन नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, देन इन 1892 सब्सिक्वेंटली आपकी जो है 1909, 1935 एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ब्रॉडली क्योंकि 200 वर्ड हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, तो क्रिस्प समराइज फॉर्म में हम सिर्फ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जो है रेफरेंस दे के ही कि ब्रॉडली कैसे इनको इम्पैक्ट किया है ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब जो सोल पावर किसके पास है, तो ग्रेजुअली थ्रू दिस अमेंडमेंट एंड एक्ट हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के पास जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो टोटली सेंट्रलाइज्ड मैनर में, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में जो है गवर्नेंस शुरू होती है। लेकिन ग्रेजुअली 1858 के बाद 1861 से लेके 1891 में ग्रेजुअली जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दैट इज एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत राइट फ्रॉम 1861 में नॉमिनेशन, देन वी विल सी 1891 में इनडायरेक्ट इलेक्शन with the power to discuss the budget in the legislative council देखने को मिलेगा, and subsequently it extend up to 1909। now 1909 के बाद हम देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फर्दर मूव कर रही है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, राइट। पहले सेंट्रलाइज था, फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हुई, एंड देन एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ मूव करती है, जो कि 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है डायरेक्टरी एट द प्रोविंसेस की जो शुरुआत होती है। सब्सिक्वेंटली हम जब जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरलिज्म जैसी जो कोर पिलर्स हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की जाएगी, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी जाएगी, राइट। और सब्सिक्वेंट जो डेमोक्रेसी में जो फेडरल फीचर का एक इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फेडरल कोड का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलेगा। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, जो भी ब्रॉडली जो है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंडिया को लार्जली गवर्न करता है। थ्रू दिस 200 वर्ड में हम प्रोमिनेंटली सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में मेंशन करेंगे कि यहाँ पे थ्रू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन टेक्स प्लेस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास जो ट्रांसफर पावर होता है, एंड सब्सिक्वेंटली एक इंट्रोडक्शन होता है, जो ब्रिटिश क्राउन के पास जो पावर जा रही है तो एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉयज जो होते हैं प्रॉमनली इंडिया में जो है गवर्नेंस को रेगुलेट करते हैं, एंड ऐसा सब्स्यूम किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ प्रॉमनेंटली जो है इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे अभी भी कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट के थ्रू इंश्योर नहीं किया जा रहा, लेकिन सब्सिक्वेंट हम देखेंगे इन 1861 इंडियन काउंसिल 1861 में सर्टेन डिग्नेटरीज इंडियन का पार्टिसिपेशन थ्रू नॉमिनेशन इंश्योर किया जा रहा है। दिस इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज जस्ट फॉर एग्जांपल राजा ऑफ बनारस को जो है, बनारस के राजा को जो है नॉमिनेट किया गया, 2-3 और मेंबर्स थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट थ्रू नॉमिनेशन, उनका पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है एज एन एडवाइजरी रोल इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ से ग्रेजुअल बिगिनिंग जो है रिप्रेजेंटेशन की शुरू हो जाती है, राइट।
तो प्रोमिनेंट ये तीनों एक्ट जो है ब्रॉडली रिप्रेजेंटेशन को ही इंश्योर करते हैं, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को। सब्सिक्वेंट हम जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि एक इलेक्टोरल कॉलीग जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो इनडायरेक्टली जो है सर्टेन इंडियन मेंबर्स को इंडियन काउंसिल के लिए इलेक्ट करेंगे, और उनको जो सब्सिक्वेंट पावर दी गई थी। डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल क्या है? डिबेट एंड डिस्कशन। तो सब्सिक्वेंट हम देखेंगे 1892 में बजट को जो है डिस्कस करने की पावर थ्रू दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंश्योर किया गया था। बजट को वोट नहीं, सिर्फ बजट के डिस्कशन की पावर 1892 में दिखेगी। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको ब्रॉडली जो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे एक सबसे की फीचर था सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम। एक कम्युनल डिवीजन जो है शुरू हुआ था, राइट, जो कि ब्रॉडरली जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से के अलॉन्ग साइड था, राइट। तो सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि ब्रॉडर सब्सिक्वेंट डेज में जो है रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर रिजर्वेशन जैसा मेजर जो है रिजर्वेशन जैसा मेजर जो है कहीं ना कहीं यही जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट स्टैब्लिश करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रिकर्सर बनती है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट ये तीन एक्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ग्रेजुअल डेवलपमेंट देती है विद सीरीज ऑफ रिफॉर्म। पहले जो है नॉमिनेशन, देन इनडायरेक्ट इलेक्शन, डिस्कशन एंड देन सेपरेट इलेक्टोरेट। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करेंगे तो यहाँ पे वी विल सी कि प्रोविंशियल लेवल पे जो है डायरेक्की इंट्रोड्यूस की जाएगी। डायरेक्की मतलब देयर आर सर्टेन आइटम्स इन द रिजर्व लिस्ट एंड देयर आर सर्टेन आइटम्स इन द ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिस पे स्टेट का डिस्क्रिप्शन है टू रूल और गवर्न, राइट। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। तो प्रोविंसेस को जो है सब्सिक्वेंट पावर दी जा रही, प्रोविंसेस को सब्सिक्वेंट पावर दी जा रही, जो कि ब्रॉडर जो है देखेंगे कि आने वाले टाइम पे जो आज के टाइम हमारा फेडरल इंडिया है उसकी बिगिनिंग जो है स्टेट्स को जो पावर दी गई थी उनकी शुरुआत कहीं यहीं से हो चुकी थी, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ उनका एक्सपेंशन हुआ, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे मेजर्स लिए गए, जो कि ब्रॉडर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये मेजर्स लिए। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। एज डिस्कस कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो है इंट्रोड्यूस किया गया, फेडरल गवर्नमेंट प्रेमाइज किया कि इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश होगी, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि आज के टाइम पे हम जो लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं वैसे उस टाइम पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस। सब्सिक्वेंटली फेडरल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फेडरल कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है एस्टैब्लिश की गई, जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल्दो जो फेडरेशन का मेजर है, जो फेडरेशन का पॉइंट है, ये इम्प्लीमेंट तब नहीं हुआ था बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने ऑल टुगेदर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका एक फियर था कि उनकी जो पावर्स, प्रिविलेजेस एंड राइट हैं वो लूज हो जाएंगे अगर फेडरेशन का पार्ट होंगे। लेकिन ब्रॉडली इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो भी लिए गए, ये इंडिया के मॉडर्न डे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उस पे उस मॉडर्न डे जो इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो फीचर्स कहीं ना कहीं इन्हीं सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से जो है बोरो किए गए हैं, राइट। और इन द एंड जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है इंडिया को जो है एक फुल्ली सॉवरेन कंट्री विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस जो है एक लीगल स्टेटस देता है एंड एक राइट देता है कि इंडिया जो है अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के एक जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी या सेटअप बना सके। दस दीज आर द एक्ट दैट वी कैन मेंशन हियर कि कैसे ग्रेजुअल सेंट्रलाइजेशन से रिफॉर्म होते होते थ्रू दिस एक्ट पहले जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली एक इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज ब्रॉडली अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ फॉर इंडिया जो है एक प्रिकर्सर की तरफ ये बॉर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है मॉडर्न इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए सर्व करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो ब्रॉडली इन 200 वर्ड हम जो है एड्रेस कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दैट वी आर गोइंग टू डील, ये भी आपका जो है एक मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंटली फॉर ए 1200 वर्ड आंसर एंड 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। So the question talks, evaluate the role of regional struggles and movements in strengthening the India's national freedom struggle. इंडिया के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में
जो भी रीजनल लेवल पे जो स्ट्रगल्स हुए या जो मूवमेंट्स हुए, उनका ब्रॉडर रोल जो है इंडिया के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करना था, उसको जो हमें यहाँ पे एनालाइज करना है फॉर ए 12 मार्कर क्वेश्चन दैट इज ऑफ 200 वर्ड्स। नाउ एज यू नो कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट था, एक सोल अपने आप में एक इंसिडेंट नहीं था, रेदर इट वाज अ रिजल्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रगल्स अक्रॉस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में सेपरेट लेवल पे जो है स्ट्रगल जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोमिनेंटली अकर हो रहे थे। एंड सब्सिक्वेंटली क्योंकि हमारे कंट्री में नेशनलिज्म का एक आइडिया नहीं था, लार्जली जो है स्कैटर्ड फॉर्म में मासेस थी, राइट, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जो नेशनलिज्म का आइडिया था अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद ग्रेजुअल मास अवेकनिंग एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू ही आया था। दिस रोल्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों का रोल जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है मासेस में अवेयरनेस अलोंग विद नेशनल आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करने में। सो इसी पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन करेंगे कि जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, एक अपने आप में सोल मोनोलिथिक एक्शन या डेवलपमेंट नहीं थी, रेदर इट वाज अ रिजल्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ रीजनल स्ट्रगल्स एंड मास मूवमेंट दैट अकर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ years before, and that led to gradual volcanic eruption or tsunami, or for that matter tsunami of a feeling of the nationalistic idea against जो है ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये जो है रीजनल स्ट्रगल्स और मास मूवमेंट जो थे ग्रेजुअली ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो है एज एन प्रिकर्सर, एज एन बैकग्राउंड सर्व कर रहे थे, जो कि एंड में जो है ब्रॉडर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जो है जन्म लेता है। नाउ अब इसकी ग्रेजुअल जो बॉडी ऑफ द आंसर में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रीजनल लेवल पे जो इस क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करेंगे, तो रीजनल लेवल पे ऐसे क्या अलग अलग जोग्राफीज में कौन कौन से रिवॉल्ट हुए, राइट, उनका कोर पर्पस क्या था, राइट, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट करना। सबसे पहले डायमेंशन में हमें इस चीज को एड्रेस करना है कि सबसे पहले तो रीजनल लेवल पे जो भी अपराइजिंग्स हुई, इनका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करना, एंड ग्रेजुअली एक्सपोज करके इनके अगेंस्ट में जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये ट्राइब्स या ये जो ग्रुप्स अलग अलग जोग्राफीज में जिन्होंने फाइट की, राइट, तो एक अवेयरनेस धीरे धीरे डेवलप हुई। एंड सब्सिक्वेंटली इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, एक यूनिटी जैसा पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, और सोसाइटी के हर एक ग्रुप को चाहे इक्वलेंट पार्टिसिपेशन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और फॉर दैट मैटर अनटचेबल्स जो उस टाइम पे थे, एससीज हो, उनको एक साथ ले आने के लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म या आइडेंटिटी मूवमेंट्स लेके आया गया। सब्सिक्वेंटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, जो नेशनलिज्म और यूनिटी जैसी फीलिंग लेके आते हैं। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हम देखेंगे कि यूथ में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो आइडिया था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थ्रू यूज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एक्ट किया जाए, ये भी ग्रेजुअल ब्रॉडर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एट द एंड जो है एक रिजल्टेंट था, एक बैकग्राउंड में रिजल्टेंट था। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, या फिर हम वेस्ट बंगाल में सूर्य सेन को देखेंगे। ऐसे इंडिविजुअल्स ने ग्रेजुअली जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म को भी इंडिया में जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईएनए को लीड किया गया था, तो आर्मी के थ्रू जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म एट अ ब्रॉडर स्केल इंडिया में लेके आया गया। एंड सब्सिक्वेंटली इन सारे फैक्टर्स का ग्रेजुअल रिजल्टेंट अवेयरनेस है, ब्रिटिशर्स के आगे पॉलिसीज को एक्सपोज करना है, एंड सब्सिक्वेंटली ये सारी चीजें मिलकर फिर एंड में क्या बनाएंगी, एक मास मूवमेंट को जन्म देंगे। सब एक साथ आएंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। दैट लेड टू दिस मास मूवमेंट्स, लेड टू डेवलपमेंट्स ऑफ इवेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या फॉर दैट मैटर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या सबसे बड़ा इवेंट जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, राइट। ग्रेजुअली ऐसे मास मूवमेंट्स को जन्म देते हुए दिखेंगी। सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे 1928 में बरदौली सत्याग्रह। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ग्रेजुअल एक एवोल्यूशन हो रहा है, जो कि एज एन रीजनल मूवमेंट एज वेल एज रीजनल स्ट्रगल्स एज वेल एज सोशल मूवमेंट जो है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो है, राइट, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करना अलोंग विद नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करना, ये सारी चीजें आपकी जो है पॉजिटिव फैक्टर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल फैक्चुअल इनपुट पे अगर रीजनल अपराइजिंग्स की बात करें, तो 1857 के रिवॉल्ट से पहले इंपॉर्टेंट पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स अकर। जस्ट फॉर एग्जांपल संथाल रेबेलियन हुआ,
राइट। मुंडा अपराइजिंग हुई छोटा नागपुर रीजन में, वहीं आप देखेंगे पंजाब या इस वाले एरिया में जो आपकी कोल म्यूटनी होती है, सब्सिक्वेंटली पहाड़िया मूवमेंट होती है, मामरिया जो है रिवॉल्ट जो है होता है, सन्यासी रेबेलियन जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स होते हैं। तो अलग अलग जोग्राफीज ऑफ द इंडिया में, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया में सब्सिक्वेंटली विद टाइम जो है ये ट्राइबल अपराइजिंग ग्रेजुअली अराइज हो रही थी। इनका कोर पर्पस था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करना, और उनके द्वारा जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो मासेस में लेके आना, और ये ग्रेजुअली जो है एक बेस की तरह सर्व कर रही हैं। ये जो अपराइजिंग है प्रियर टू 1857 रिवॉल्ट, ये एक बेस की तरह, ग्राउंड वर्क की तरह सर्व कर रही हैं, जो सब्सिक्वेंटली आने वाले टाइम में फ्रीडम स्ट्रगल को जन्म देंगी। राइट। तो कुछ फैक्चुअल इनपुट्स रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम पीजेंट रेबिलियन के बारे में यहाँ पे ऐसा इनपुट दे सकते हैं। ग्रेजुअल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ईश्वर चंद विद्यासागर हुए जिन्होंने विडो रीमैरिजेस पे फोकस किया, या फॉर दैट मैटर जो है राजा राम मोहन राय जिन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को एम्ब्रेस करके सेकुलरिज्म का पर्सपेक्टिव, मोनोथीज्म का पर्सपेक्टिव, ऐसे आइडियाज़ को जन्म दिया जिसमें लोगों में एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, और वे समझ सके कि ब्रिटिशर्स हमारे इंटरेस्ट में नहीं, रेदर हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। राइट। सब एंड सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक समाज की स्टैब्लिशमेंट की, जो कि एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स है। राइट। सिमिलरली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में देखेंगे तो जस्टिस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये ब्रॉडर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, ये पर्टिकुलरली आइडेंटिटी और नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में, अलॉन्ग विद खुद पे एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने में अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके, ये सोशल रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थे। सब्सटैंशली कुछ और हम इनपुट दे सकते हैं, जैसे फॉर अलीगढ़ मूवमेंट जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा लिया गया था, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इंश्योर किया गया। आर्य समाज मूवमेंट जो है, आर्य समाज मूवमेंट इन 1875 जो है, जो रिलीजियस रिफॉर्म और प्योरिटी पे इंश्योर करता है, ब्रॉडर स्केल जो है, ब्रॉडर स्केल खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, जो कि ब्रॉडर स्केल पे हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल को ऐसा मास मूवमेंट बनाने में क्वाइट हेल्पफुल था। राइट। तो ये कुछ सोशल रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट हुए। सब्सिक्वेंटली जो हमने मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात की, मिलिटेंट नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप अनुशीलन समिति की स्टैब्लिशमेंट की गई। राइट। अनुशीलन समिति युगांतर। राइट। इन्होंने जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया। पंजाब में जो आप देखेंगे गदर मूवमेंट शुरू हुआ। राइट। गदर मूवमेंट इन पंजाब एज वेल एज कनाडा में भी देखेंगे ये गदर गदर मूवमेंट जो है लाला हरदयाल के थ्रू जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म देता है। इंडिया के सब्सिक्वेंट और रीजन्स में जो है ऐसे मिलिटेंट नेशनलिज्म ब्रॉडली जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थ्रू द यूज ऑफ आर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स जो है ब्रॉडली एक ब्रॉडर आने वाले टाइम में फ्रीडम स्ट्रगल को एक ब्रॉडर सपोर्ट पिलर की तरह सर्व करेंगे। एंड इसीलिए विद ग्रेजुअल दिस डेवलपमेंट एंड ग्रेजुअल यूनिटी ये जो सब्सिक्वेंट अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में जो लोग भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर जो है ग्रेजुअल विद अवेयरनेस, विद कॉन्शियसनेस एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये ग्रेजुअली जो है मास मूवमेंट के फॉर्म में रिजल्टेंट होता है, जिसके थ्रू जैसे हमने डिस्कशन किया खिलाफत मूवमेंट अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी, एज वेल एज 1928 में जैसे बारदोली सत्याग्रह जो है, जिसको आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, जिसमें पीजेंट्स या फार्मर्स के राइट को देखा गया। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ग्रेजुअली विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम जो है एक मास मूवमेंट को जन्म देते हैं, जो कि ब्रॉडर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक प्रोमिनेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड event, rather it was a resultant of groundwork being laid by tribal and peasants movement, along with development of militant nationalism as well as socio-religious reform movement in India that gradually led to mass awakening and in turn broader freedom struggle leading to independence from the colonial rule of Britishers. तो कंक्लूजन वाले पार्ट में ऐसे हम इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। Now proceeding towards our next question, that is question number 16. Question number 16 is prominently related to world history. So it talks about critically analyze the causes and
consequences of World War II with special reference to change in the global power structure. हमें वर्ल्ड वॉर टू के पीछे जो भी रिजल्टेंट कॉजेस थे और उनके ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको यहाँ जो है फॉर 200 वर्ड आंसर फॉर ए 12 मार्कर क्वेश्चन जो है एड्रेस करना है. एज यू नो कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है प्रोमिनेंटली फ्रॉम द ईयर 1939 से लेकर 1945 तक अकर हुआ था. Prominently, it led to mass destruction, loss of life, as well as changing in the geopolitical scenarios across the world. जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस अक्रॉस द वर्ल्ड में जो चेंजेस आए, लोगों की डेथ हुई, मासेस मिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ हुई. सब्सिक्वेंटली जो पावर स्ट्रक्चर जो ग्लोबली था उसका रिकन्फिगरेशन हुआ. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ऐसा रिजल्टेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था टू एंड ऑल द वॉर्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस जस्टिफिकेशन में किया गया था इसके बाद कोई वॉर नहीं होगी, पीस एंड स्टेबिलिटी होगी. बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी रिजल्टेंट कॉजेस थे वो सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड वॉर टू के पॉजिटिव फैक्टर्स बने. लाइक जो भी एंड रिजल्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है पॉजिटिव फैक्टर्स बने. तो उन्हीं को हमें जो है इन क्वेश्चन के मॉडल आंसर सब्सिक्वेंटली इन 4-5 पॉइंट्स में वी नी हैव टू एड्रेस कि क्या क्या ब्रॉडर कॉजेस थे. तो सब्सिक्वेंटली इन द इंट्रोडक्शन पार्ट हम लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू started in the year 1939 to 1945 and it led to loss of millions of the life and damages to infrastructure. Subsequently, it ended with USA bombing Hiroshima and Nagasaki of Japan with the nuclear bombs, and subsequently with the end or with the death of Hitler, and led it to emergence of new power blocks in the form of USA-led capitalist sector as well as USSR-led socialist जो है ideology पे based. तो ऐसे emergence हुआ power block का post second world war. हिरोशिमा नागासाकी जैसे बॉम्बिंग के जो इंसिडेंट थे, न्यूक्लियर बॉम्ब के इंसिडेंसेस है, वो इसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड कंक्लूजन पार्ट में हुए थे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे फैक्चुअल इनपुट दे के ब्रॉडली हम जो है इस इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब जो है ब्रॉडर जो है इसके हम कॉजेस के डिस्कशन करते हैं कि कॉजेस सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या थे. नाउ एज यू नो कि जब वर्ल्ड वॉर वन जो है 1914 से 1918 तक कंक्लूड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन का जो कंक्लूजन हुआ था वो थ्रू साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू हुई थी. 1920 में जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया गया और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स वॉर रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से जर्मनी पे इम्पोज किए गए और जर्मनी को लार्जली रिस्पॉन्सिबल माना गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. तो जो हार्श रिप्रेसिव मेजर्स इन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऑन जर्मनी इम्पोज किए गए थे, जस्ट फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी लाइक इसाक एंड लॉरेन फ्रांस को दे दी गई. जो अफ्रीका में जो भी कॉलोनीज थी जो जर्मनी के एम्बेट में थी या और जर्मनी के एलाइज के पास थी, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया. राइट. सब्सिक्वेंटली जो राइन वैली है जर्मनी के बॉर्डर पे, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया. मिलिट्री इम्पोजिशन रखे गए कि 1 लाख से ज़्यादा जो है डिफेंस पर्सनल जर्मनी में नहीं होने चाहिए. एंड सब्सिक्वेंटली हैवी वॉर रेपरेशन अमाउंट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर जो है जर्मनी पे इम्पोज किया गया था. तो ये जितने भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू जो भी रिप्रेसिव मेजर्स इम्पोज किए गए थे, ये एक ग्रेजुअल एग्रेशन विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम जो है सब्सिक्वेंटली जर्मनी में जो है डेवलप करते हैं. राइट. तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को जो हैवी रिपरेशन वॉर रिपरेशन मेजर्स और टेरिटोरियल लॉस जो जर्मनी का हुआ था, वो एक डीप रिजेंटमेंट विद इन द पीपुल ऑफ जर्मनी जनरेट करता है. तो एक सब्सिक्वेंट रीजन तो यही है कि यहाँ पे जर्मनी के लोगों में कुंठा की भावना, एक बदले की भावना, सेंस ऑफ एवेंजेंस विद दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट हैपेंड वे बैक इन 1920, ये एक रिजल्टेंट फैक्टर थी. सब्सिक्वेंटली इसी रिजल्टेंट फैक्टर के बीच में जो पब्लिक में एग्रेशन है उसको टैप इन करते हुए इंपॉर्टेंट जो है एग्रेसिव जिंगोइस्टिक आइडियोलॉजीज लाइक नाजिज्म और फासिज्म का जन्म होता है. नाजिज्म मोर पर्टिकुलरली इन जर्मनी, हिटलर ने इस नाजिज्म जैसी थ्योरी को जो है डेवलप किया, जो कि जिंगोइस्टिक था, नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से था, एक सुपीरियरिटी के पर्सपेक्टिव से था, जो ब्रॉडली पूरे जर्मन मासेस को जो है ब्रेन वॉश करने में सक्सेसफुल हुआ था कि हमें जो है अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स. तो एग्रेसिव आइडियोलॉजीज लाइक नाजिज्म इन जर्मनी एंड फासिज्म इन इटली
अंडर मसलिनी जो है ऐसी जिंगोइस्टिक और वॉर लेड आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट भी सब्सिक्वेंटली एज एन पॉजिटिव फैक्टर फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हम देखेंगे, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंड सब्सटेंशली हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो डैमेजेस हुए थे उसकी वजह से यूएसए जो एक क्रेडिटर था यूरोपियन कंट्रीज को चीपर लेवल पे जो है लोन फंड प्रोवाइड्स कर रहा था रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इन द ईयर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जैसा इकोनॉमिक टर्मोइल आया, राइट। इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा इशू हुआ, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट जैसा भूखमरी जैसी सिचुएशन अराइज हुआ, यानी कि यूरोप में प्रोमिनेंटली जो है एक लार्जर यूरोप या अक्रॉस द वर्ल्ड जो है प्रोमिनेंटली इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है फर्दर इस नेशनलिज्म के फीलिंग को एग्रेवेट करती गई, जिसको इन नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज या फिर वॉर-लेड आइडियोलॉजीज ने टैप इन करके अपने फेवर में इसका यूटिलाइजेशन किया, राइट। तो ये ग्रेट डिप्रेशन इन द ईयर 1929 भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था, एक इम्पॉर्टेंट कॉज था फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड सब्सटैंशली इन द ईयर 1920 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लीग ऑफ नेशन इन 1920 बनाया गया था। वुडरो विल्सन के बिहाफ पे जो है लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूएसए ही नहीं थी, रशिया ही नहीं थी, राइट। चाइना जैसी कंट्रीज नहीं थी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज का ना होना लीग ऑफ नेशन में सब्सटैंशली इसके फेलियर का कारण बनता है। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था, जैसे आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन है, कि ये जो है ग्लोबल पीस के लिए काम करेगा, स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। लेकिन जब इफेक्टिव पावर्स ही ऐसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि इस लीग ऑफ नेशन का जो फेलियर है, जो भी मिलिट्री एग्रेशन उस टाइम पे डेवलप हो रही थी उनको प्रिवेंट करने में इतना हेल्पफुल नहीं था। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। सब्सिक्वेंटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ऑलरेडी यूरोप में काफ़ी डैमेजेस वर्थ मिलियंस हो चुके थे, लॉस ऑफ लाइफ्स हो चुके थे, जिसके वजह से ऑलरेडी यूरोपियन पावर्स लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस बहुत ही अप्रीहेंसिव थे। अगर कोई भी मिलिट्रिस्ट मेजर्स हुआ तो इसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एज वी नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो गैप था उसके बीच में जर्मनी अंडर हिटलर जो है ग्रेजुअली जो है रिप्रेसिव मेजर्स लेता जा रहा था, वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट कर रहा था, टाइम एंड अगेन लोगों को प्रोवोक कर रहा था, जिसकी अनदेखी जो है ब्रॉडली ब्रिटेन, फ्रांस और मेजर पावर्स द्वारा की जा रही थी। एंड सब्सटैंशली एक अपीजमेंट पॉलिसी जो है ग्रेजुअली जो यूरोप में हो रही थी, यानी कि चीजों को अनदेखा करना, that led this indifference to this development, this militaristic development led to subsequent development of second world war, right? So these are the points broadly जो है हम 4-5 पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो क्या है। एंड इन द ईयर 1939 विद जर्मन एग्रेशन अंडर हिटलर जो है प्रोमिनेंटली हिटलर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, एंड सब्सिक्वेंटली जो सुपीरियरिटी की फीलिंग थी, जो आर्यन रेस की जर्मन्स आर द मोर सुपीरियर और एंटी सेमेटिक जो फीलिंग थी ज्यूज के अगेंस्ट प्रोमिनेंटली ग्रेजुअली जो है फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में जो है जन्म लेती हैं। एंड अप टिल 1945 वी सी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप टिल 6 इयर्स जो है प्रोमिनेंटली अराउंड द वर्ल्ड जो है ऐसे वॉर्स होते आ रहे थे। एंड सब्सिक्वेंटली विद द डेथ ऑफ हिटलर जर्मनी का डाउनफॉल होता है विद द डेथ ऑफ हिटलर। एंड एंड में जो है जापान ने, क्योंकि पर्ल हार्बर पे, यूएसए के पर्ल हार्बर पे जो है अटैक किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने इन टर्न जो है जापान पे जो है पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब से अटैक हुआ था, जिसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट अभी तक हैं, राइट। एंड विद दिस ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनली कंक्लूड हुआ। लेकिन जो कंक्लूजन के बाद जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि सब्सिक्वेंट इसके कॉजेज क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉजेज के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस यही था कि एक जियो पॉलिटिकल रिकन्फिगरेशन होता है, यूरोप का डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि इतनी मासेस ऑफ द मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन जो है
डेथ से सफ़र करती हैं, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ होती है। इसीलिए आज भी अगर देखें तो यूरोप में जो है जेंडर इनइक्विटी देखी जाती है, नंबर ऑफ फीमेल कंपेरेटिवली हाई हैं एज कम्पेयर टू द मेल, बिकॉज उस टाइम पीरियड पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेल सोल्जर्स वेयर बीइंग दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक रिजल्टेंट फैक्टर ये था कि यूरोप का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यूरोप का डाउनफॉल विद प्रोमिनेंट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जो और इटली जो है प्रोमिनेंटली रेसेसिव हो जाती है, और सिग्निफिकेंटली एक दो नए पावर ब्लॉक्स का डेवलपमेंट होता है। एक तो यूएसए का होता है एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड हैंड पे जो है यूएसएसआर लेड जो है पावर ब्लॉक का डेवलपमेंट होता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो एक ग्लोबल कंसेंसस बनता है एंड दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जैसा एक इंस्टीट्यूशन ऑन 24 अक्टूबर 1945 जो इस्टेब्लिश होता है, राइट 1945 जो यूरोप आपका जो है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होता है, एक जो कि ग्लोबल पीस के लिए काम करेगा। इंडिया भी इसमें एक सिग्नेटरी मेंबर, एक अमॉन्ग द फाउंडिंग मेंबर्स है, राइट। तो ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं। सब्सिक्वेंटली अराउंड द वर्ल्ड जो कॉलोनियल रूल था, क्योंकि यूरोप का डाउनफॉल हो चुका है, यूरोप अब इतना माइटी नहीं है और यूरोप द्वारा ही अराउंड द वर्ल्ड कॉलोनाइजेशन किया गया था। तो डीकॉलोनाइजेशन जैसे मेजर्स हुए, चाइना डीकॉलोनाइज हुआ 1946 में, आप इंडिया देख लो 1947 में ब्रिटिशर्स से फ्री हो पाया। तो ऐसे डीकॉलोनाइजेशन जैसे मेजर्स इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में प्रोमिनेंटली जो है ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रॉडर एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है एंड सब्सिक्वेंटली कि यूरोप का डाउनफॉल हो रहा है, प्रोमिनेंटली दो पावर ब्लॉक्स इन द फॉर्म ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर जो है, यूएसए एंड यूएसएसआर डेवलप होते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी डैमेजेस हुए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट, उनको हेल्प करने के लिए प्लान्स लाइक मार्शल प्लान, मिलिट्री एलियंसेस लाइक नेटो, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो डिफरेंस था, यूएसएसआर रशिया लेड था और यूएसए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी जिसके मेजर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज प्रो कैपिटलिज्म के फेवर में थी। तो मिलिट्री एलियंसेस इन द फॉर्म ऑफ नेटो जो कि यूएसएसआर के अग्रेशन में इस्टेब्लिश हुई, तो नेटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अलग अलग मिलिट्री एलियंसेस इस्टेब्लिश हुए, यूएसएसआर लेड जो है कॉमकॉन जो है ऐसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश हुए जो कि ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन मेंशन इन दिस आंसर एंड इन द एंड वी कैन राइट कि वर्ल्ड वॉर टू वॉज नॉट ओनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जहाँ पे कंट्रीज आपस में लड़ रही थे, रेदर इट वॉज अ ब्रॉडर जियो पोलिटिकल इवेंट and ended up being a turning point in the global history जिसके broader implication आज के modern day realities में भी हमें। The first question that we are going to discuss is question number 17, that is the Indian press was both a tool of resistance and a medium of mass awakening during the freedom struggle. Discuss with example. ये एक 12 मार्कर क्वेश्चन है जिसको हमें 200 वर्ड में लिखना है। प्रोमिनेंटली वी हैव टू डिस्कस कि आखिर इंडिया में जो है, इंडिया में है ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस टाइम जो प्रेस का क्या वाइटल रोल था, जिसने एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस एज अ मीडियम ऑफ मास अवेकनिंग सर्व किया था, राइट। तो हमें विद एग्जाम्पल जो है इसको डिस्कस करना है। नाउ एज यू नो कि prior to independence Britishers were ruling our country and significantly they came as a colonial power, India में आए, Indian subcontinent में आए as a trading company and subsequently with the passivity of a time जो है trading के साथ साथ political administrative power भी ले लिया and subsequently wholly हमारे country पे जो है, हमारे country as an India पे they were governing and subsequently this led to changes in subsequent development. Just for example जो agricultural practices थी वो change हो गई, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह कमर्शियल फार्मिंग के लिए एनफोर्स किया गया, फार्मर्स के लैंड्स को ले लिया गया एंड जमींदार्स वर मेड एन इंटरमीडिएटरी, और जो रेंट होता था प्रोमिनेंटली जो ब्रिटिश के पास जाते थे। तो ये सारी जो इनिशियल लेवल पे एट्रोसिटीज थी, जो इनिशियल लेवल पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स में जो हुई, जो ब्रिटिशर्स एट अ रीजनल लेवल अपनी एट्रोसिटीज या जो भी उनकी रेवेन्यू पॉलिसी का इम्पोजिशन कर रहे थे, जिससे मासेस एट एन लोकलाइज लेवल इम्पैक्ट हो रही थी, लेकिन इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी कि जो कि ब्रिटिशर्स को ब्रॉडली एक्सपोज कर सके। तो ये जो एक्सपोजिशन शुरू हुआ, जो एक्सपोज करना, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, उनकी जो नेगेटिव पॉलिसीज हैं,
जो इनकी इंपीरियलिज्म या कॉलोनियल इंटरेस्ट वो ब्रॉडली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस बिगिन हुआ था। दस इंडिया में जो है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में प्रोमिनेंटली जो प्रेस ने एक प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिगार्डिंग एक्सपोजिंग द विशियस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट along with awakening, creating mass awakening among the masses। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रीयता की भावना लाने में इंडियन प्रेस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। Thus, in the introduction part, we can write Indian press played a vital role during freedom struggle, ensuring political resistance against the Britishers as well as generating mass awareness through the use of uh, press spreading across India from northern to southern to eastern and western part of the India, right? तो ऐसे जो हम इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं। नाउ अब टूल ऑफ रेजिस्टेंस कैसे था, टूल ऑफ रेजिस्टेंस कैसे था इंडियन प्रेस। तो प्रोमिनेंटली एसपीसी की आप देखेंगे कि व्हेन महात्मा गांधी वाज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे, अभी इंडिया में आए नहीं थे, तो वहां पे उन्होंने मैगजीन्स लाइक इंडियन ओपिनियन शुरू की थी। इंडियन ओपिनियन जो कि ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज को न सिर्फ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक्सपोज करना, बल्कि उनकी एक्टिविटी को जो इंडिया में ब्रिटिशर जो इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं उनको भी थ्रू अपने मैगजीन्स जर्नल्स लाइक इंडिया ओपिनियन, महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक की जो जनरल थी मराठा एंड केसरी, देवर प्रोमिनेंट जो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज करने में और जो भी कॉलोनियल इनजस्टिस हो रही है प्रोमिनेंटली उनको एक्सपोज करने में लार्जली हेल्पफुल थी। इनका कोर पर्पस था ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और फॉर दैट मैटर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो है महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सब्सिक्वेंटली बाल गंगाधर तिलक की जो मराठास एंड केसरी थे, ये जो है प्रोमिनेंट थे ब्रिटिशर्स के जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनको एक्सपोज करने में। सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि जो प्रेस है जो इंडिया में प्रेस था ड्यूरिंग दैट टाइम, आप 18th या 19th सेंचुरी में प्रोमिनेंटली एक इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो चुका था, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल 1799 में अगर हम बात करें, जब वेलेस्ली वाज रूलिंग, तो एक सेंसरशिप एक्ट लेके आता है अगेंस्ट प्रेस, बिकॉज उसको फियर था कि नेपोलियन इस टाइम पे जो है इंडिया में, या फ्रांस जो इंडिया में इन्वेट करेगा, तो प्रेस की सेंसरशिप इन 1799 लेके आया था। दैट दैट डिस्प्लेस की उस टाइम पे प्रेस कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एंड ब्रिटिशर्स वेर फियरफुल अबाउट द प्रेसेस। तो सेंसरशिप एक्ट लेके आया। सब्सिक्वेंट टाइम एंड अगेन आप देखेंगे मासेस में कम्युनिकेशन के लिए वर्निकुलर मैगजीन, लोकल लैंग्वेज बंगाली में, हिंदी में, उर्दू में मैगजीन्स का डेवलपमेंट हुआ। लाइक वर्नाकुलर मीडियम में जो भी लोकल डायलेक्ट लोगों का उसके बीच में कम्युनिकेशन और लोगों में अवेयरनेस है। तो इस चीज को ऑपरेस करने के लिए, कर्व करने के लिए सब्सिक्वेंट लॉज लेके आए गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, दे ब्रॉट सब्सिक्वेंट लॉज लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आई, राइट। इसमें आपने अमृत बाजार पत्रिका के बारे में सुना होगा कि बंगाली से रातों रात इंग्लिश में जो है इट वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय शिशिर कुमार घोष। तो बंगाली से इंग्लिश में जो ट्रांजिशन किया ताकि ये जो है वर्निकुलर प्रेस एक्ट के जो फीचर्स हैं उस पर ना इम्पोज हो। तो सेंसरशिप एक्ट लाइक वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1799 में जो है, सेंसरशिप एक्ट, प्रेस एक्ट इन 1910, टाइम एंड अगेन जो है सब्सिक्वेंटली एज एन सेंसरशिप लॉस, बिकॉज ब्रिटिशर्स वेर फियरफुल कि ये जो प्रेस हैं, जो इंडिया में प्रेस हैं, जो लोकल लेवल पे रन किए जा रहे हैं लोकल लैंग्वेजेस, ये सब्सटैंशियली ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को कर्व करेंगे। दस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इस उनको एक्सपोज करने की, उनकी पॉलिसीज को और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए दीज वेर इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो है बंगाली था, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और न्यू इंडिया अलॉन्ग विथ कॉमनवेल्थ जैसे प्रोसेस को जनरेट किया, जो कि इंडिया में जो है अगेंस्ट ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज थे उनको एक्सपोज किया। सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल जो भी नॉर्म्स थे, जैसे आयरलैंड में जो होम रूल लीग की जो डेवलपमेंट हुई थी, वो सारे आइडियोलॉजीज एनी बेसेंट ने अपने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के थ्रू सब्सिक्वेंट मासेस में जो है अवेयरनेस जनरेट करने की शुरुआत की। सब्सिक्वेंट मिलिटेंट नेशनलिज्म की अगर बात करें, मिलिटेंट नेशनलिज्म या रेवोल्यूशनरी आइडियाज की अगर बात करें, फॉर दैट मैटर बंगाल में या फिर इंडिया में, उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली आप देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट हुई। तो इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स लाइक युगांतर,
संध्या एंड वंदे मातरम जो है इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी आइडियाज एमॉन्ग यूथ एंड मासेस स्प्रेड किया था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंस्पायर होके एक मास मूवमेंट लेके आए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम इनिशियली दे सकते हैं कि कौन कौन से इंडिया के प्रोसेस अलॉन्ग विद रिप्रेसिव लॉस आउट ऑफ फियर जो ब्रिटिशर्स इंडिया में इम्पोज किया। सब्सिक्वेंटली मास अवेकनिंग की अगर हम बात करें, मास अवेकनिंग के लोगों में जागरूकता लाने के लिए बिकॉज मासेस इन इंडिया वेर लार्जली ऑप्रेस्ड, तो उनकी अपनी इंडिविजुअल राइट्स को, अपने इंडिविजुअल्स राइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी इंडिविजुअल राइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक कॉमन कोहेशन, एक यूनिटी ले आने के लिए कि ब्रिटिशर्स हमारे एक कॉमन एनिमी है, उसमें इंडियन प्रेस ने एक वाइटल रोल प्ले किया था। और इसी के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी स्वराज और फॉर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है लार्जली एग्जीक्यूट किया जा सका था। जस्ट फॉर एग्जांपल, गांधी जी जब 1915 में इंडिया में आया तो उसके बाद उन्होंने जनरल्स लाइक यंग इंडिया पब्लिश किया, राइट। लोगों में अपने ओपिनियन को, नॉन वायलेंस को, ट्रुथ को, सिविल डिसोबीडियंस जैसे जो इंस्ट्रूमेंट या टूल से यूज कर, तो लोगों में स्प्रेड करना शुरू किया थ्रू यंग इंडिया। सब्सिक्वेंट सोशल रिफॉर्म्स के लिए पब्लिकेशंस लाइक हरिजन शुरू किया महात्मा गांधी ने, राइट, जो कि ब्रॉडर लोगों में जो है, ब्रॉडर लोगों में जो है सोशल रिफॉर्म के थ्रू नेशनलिस्टिक आइडियाज का जो है डेवलपमेंट हो सके। एंड सब्सिक्वेंटली एज आई टोल्ड कि लोग अभी भी मासेस ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया जो इलिटरेट थी, लिटरेसी रेट इतना नहीं था, तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था यूजुअली जो था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होता था। तो सब्सिक्वेंट मासेस में अवेयरनेस ले आने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के फॉर्म में प्रेसेस का डेवलपमेंट हुआ। तो एज डिस्कस, सुशील कुमार घोष की जो अमृत बाजार पत्रिका थी इनिशियली जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी। सब्सिक्वेंट सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर हम डिस्कस करें तो तमिलनाडु में स्वदेश मित्रम, वहीं महाराष्ट्र में हम जो केस बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी और मराठा लिखी गई थी, ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो इंडिया में प्रोमिनेंटली एट द मासेस के ग्रास रूट लेवल तक ले जाने में ये प्रेसेस जो है क्वाइट हेल्पफुल एंड नीडेड थे। सब्सिक्वेंटली सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्योंकि वुमेन अलॉन्ग विथ जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो दलित हों, उनका इमेंसिपेशन जरूरी था ताकि वो इक्वलेंट पार्टिसिपेट कर सके इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में। इसीलिए हम देखेंगे एक राजा राम मोहन द्वारा जो है संवाद कौमुदी जैसे जर्नल्स है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पब्लिकेशंस दिए। सब्सिक्वेंटली और भी जो इंपॉर्टेंट सोशल डिग्नेटरीज थी उन्होंने थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस जो है वुमेन इमेंसिपेशन, अनटचेबिलिटी जैसे इशू को ब्रॉडली जो है थ्रू द यूज ऑफ प्रेस जो है लोगों में मास अवेयरनेस अलॉन्ग विद ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट में नेशनलिस्ट आइडिया का डेवलपमेंट जो है लार्जली इंश्योर किया था। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि दस इंडियन प्रेस हैज प्लेड अ वाइटल रोल in ensuring the nationalist movement and exposing the Britishers' atrocities not only in India but across the world, right? तो ऐसे हम कंक्लूजन को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। कुछ और इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट लिखी थी, द हिंदू आई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, कॉमरेड जो है ऐसा पब्लिकेशन आया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल आया था, राइट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रेसेस हैं जो इनका डेवलपमेंट हुआ था, ये एज एन एग्जांपल इनपुट हम यहाँ पे दे सकते हैं। एंड वी कैन राइट कि कैसे इन प्रेसेस ने प्रोमिनेंटली इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसीज को जो कि ऑपरेसिव इन नेचर थी उनको पहले तो एक्सपोज किया, एंड ग्रेजुअली इस एक्सपोज करने के बाद लोगों में मास अवेयरनेस और नेशनलिस्ट आइडिया का जनरेशन किया ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठा सके, और न सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी ये आवाज़ लोगों तक पहुंचे। और जो ब्रिटिशर्स की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का पॉलिसी है थ्रू दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रेस जो है जनरली एक्सपोज हुआ। दिस इज ऑल वी कैन राइट इन 200 वर्ड आंसर।